बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी बच्चों के लिए अर्थशास्त्र एक ही चीज़ पढ़ना, एक ही सिलेबस है, केवल एग्जाम अलग अलग होता है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। आपको और भी ऑब्जेक्टिव या महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ये ऑफिशियल जारी किया गया महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है और ये जो आंसर है, ये आंसर भी जेसीईआरटी द्वारा ही दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दे। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जिसमें बेचने वाला ज़्यादा हो, खरीदने वाला भी ज़्यादा हो, साथ ही एक ही दाम पर वो वस्तु को बेचेगा। फर्म जो है वो कीमत को निर्धारित नहीं करता बल्कि कीमत को उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है और फर्म को वो कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अब अर्थशास्त्री की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं बोल्डिंग के शब्दों में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। मतलब बेचने और खरीदने वाला बहुत होगा। विक्रेता समरूप वस्तु को एक समान कीमत पर बेचते हैं। मतलब सब एक ही जैसा वस्तु बेचेगा और एक ही दाम पर बेचेगा। फर्म द्वारा कीमत निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है बाजार को परिभाषित करें। तो बाजार का मतलब होता है जहां पर क्रेता विक्रेता आपस में लेन देन करते हैं, उसके लिए एक जगह होता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना में जगह होना जरूरी नहीं है बल्कि क्रेता और विक्रेता जहां आपसी सामंजस्य द्वारा वस्तुओं का लेन देन करते हैं वो बाजार ही कहलाता है। अब किताबी भाषा में है कि बाजार का आशय किसी वस्तु के क्रेता विक्रेताओं के ऐसे समूहों की उपस्थिति से होता है जिसमें स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता हो, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की बाजार में एक कीमत हो। तीसरा है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय। देश का आय क्या होता है? तो जितना भी मेरा साधन आय है, एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित होता है उसका बाजार मूल्य को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। किताबी भाषा में है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा अंदर मतलब अपना देश मतलब भारत के अंदर, वहाँ के समस्त संसाधनों द्वारा, संसाधनों मतलब जो भी संसाधन है, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध साहस, उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब जो अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादित होगा उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम लोग जोड़ देंगे, वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब अंतिम वस्तु क्या होता है? तो मान लीजिए जैसे गेहूं, आटा, रोटी, उसके बाद उपभोक्ता उसको उपभोग कर जाता है, रोटी खा लेता है, तो अंतिम वस्तु का मूल्य जो अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो रोटी कहलाएगा अंतिम वस्तु। इसमें शुद्ध साधन विदेशी आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, साथ ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय बराबर GDP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय, यहाँ बीच में माइनस लगेगा, माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। चौथा है मिश्रित आय किसे कहते हैं? तो स्वनियोजित कर्मचारियों या व अनगिनत उद्यमों की आय को मिश्रित आय कहते हैं, क्योंकि यह लगान मजदूरी ब्याज व लाभ का मिश्रण होता है। स्वनियोजित उद्यम उत्पादन में मुख्यतः अपनी ही भूमि श्रम व पूंजी आदि का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी समस्त आय में से लगान मजदूरी ब्याज तथा लाभ आदि को अलग अलग करना कठिन होता है, फलस्वरूप उसके लाभ को मिश्रित आय कहते हैं। कहने मतलब है एक किसान है, अपने खेत में काम करके आलू का उत्पादन करता है, तो उसका जो आय होगा आलू को बेचने पर वो मिश्रित आय कहलाएगा। क्योंकि देखिए साधन का प्रयोग किया, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध सब लगाया, स्वयं भी अपने काम किया, मतलब अपने भी मजदूर के रूप में काम किया, तो उसका जो मजदूरी होगा उसको निकालना और साधन आय को निकालना दोनों में थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए उसको हम लोग मिश्रित आय मान लेते हैं। पांचवा है मुद्रा पूर्ति क्या है? तो मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से। वैधानिक मुद्रा मतलब होता है जिसको कानूनी मान्यता मिला हुआ हो, वो मुद्रा कहलाता है। तो देश में जो भी वैधानिक मुद्रा होगा जिसको कानूनी मान्यता मिला होगा उसकी कुल मात्रा ही मुद्रा पूर्ति कहलाता है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए नोट व सिक्के शामिल होते हैं जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लाए जाते हैं। छठा है आपका निवेश गुणक क्या है? तो निवेश गुणक क्या होता है? तो ये गुणक का
फॉर्मूला है तो इसको हम लोग इस तरह याद रखेंगे। परिभाषा, डेल्टा आई मतलब होता है विनियोग में परिवर्तन, डेल्टा वाई होता है आय में परिवर्तन। तो हम लोग परिभाषा याद रखेंगे कि विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। के मतलब हो गया गुणक। डिलार्ट के शब्दों में निवेश में की गई वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाले वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। ये गुणक का फॉर्मूला है। इसमें के जो है वो गुणक है, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन है और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है। अगला है बजट को परिभाषित करें। तो बजट वह वित्तीय विवरण होता है जिसमें सरकार का आगामी व के लिए संभावित आय एवं नियोजित व्यय का विवरण अथवा लेखा जोखा होता है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो भी आय और व्यय का लेखा जोखा होगा वो बजट है। बजट के उद्देश्य लिखे। तो बजट का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, दूसरा संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, तीसरा आय एवं धन के पुनर्वितरण करना और रोजगार का अवसर सृजन करना। ये बजट के उद्देश्य है। फिर अगला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसकी विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। अब इसका विशेषता है कि इसमें क्या क्या होता है। तो फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, मतलब बेचने वाला खरीदने वाला संख्या अधिक होगा। दूसरा है क्रेताओं की संख्या अधिक, मतलब यहाँ पर क्रेता मतलब खरीदने वाला का संख्या ज़्यादा रहेगा। पहला पॉइंट में था विक्रेताओं की संख्या अधिक, मतलब बेचने वाला इसमें अधिक होता है। दूसरा है खरीदने वाला अधिक होता है। और तीसरा है एक समान या समरूप वस्तु, मतलब सब एक समान या समरूप वस्तु बेचते हैं और सबका मूल्य एक ही होता है। अगला है एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती है क्यों। तो अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी, एकाधिकार मतलब होता है बेचने वाला एक हो, वो एकाधिकारी कहलाता है। तो अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी का वस्तु की कीमत निर्धारण पर पूरा नियंत्रण होता है। बेचने वाला वही है तो वो जो चाहे वो दाम रख सकता है। दूसरी ओर यदि बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या हो तो कोई अकेला क्रेता कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रखता है। इस प्रकार यह एक विक्रेता का बाजार है, इसलिए एकाधिकारी फर्म कीमत निर्धारक है। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करना है। तो यहाँ पर पहला अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उपभोक्ता आदि, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी आर्थिक चर के पूरे समूह जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, कुछ सूक्ष्म चीज का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यापक मतलब बड़ा चीज का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग का राष्ट्रीय आय आ जाएगा, समग्र मांग, समग्र पूर्ति आ जाता है। दूसरा अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अन्य बातों के पूर्वत रहने संबंधी मान्यता को स्वीकार किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अन्य बातों के पूर्वत रहने संबंधी मान्यता को स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि ये चीज़ मानेंगे तभी ये सिद्धांत काम करेगा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा कोई बात नहीं है। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या उत्पादन व रोजगार का निर्धारण है। चौथा क्वेश्चन है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के बीच अंतर स्पष्ट करें। उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के बीच अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ है उपभोग वस्तु के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसका अब केवल उपभोग किया जाना है। ऐसी वस्तुओं का फिर से उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे रोटी अगर बन गया है तो रोटी हम लोग खा लेंगे, तो ये सीधा क्या है, वो वस्तु उपभोग के लिए ही तैयार किया गया है, उसके बाद उसका कुछ नहीं परिवर्तन हो सकता है। इसे अंतिम वस्तु भी कहा जाता है। दूसरी ओर पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसका फिर से उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। मशीनों व उपकरणों के रूप में प्रयुक्त पूंजी जिसे लंबे समय तक प्रयोग में लिया जा सकता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। पांचवा है केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक में अंतर स्पष्ट करें। तो केंद्रीय बैंक क्या है और व्यावसायिक बैंक क्या है। तो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, वो केंद्रीय बैंक है। और आपको आसपास जितना भी बैंक नजर आता है सभी व्यावसायिक बैंक है। अब इसमें क्या क्या अंतर है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक एक उच्च बैंक है, यह सब बैंकों का बैंक है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। कहने का मतलब है कि
केंद्रीय बैंक जो है वो मालिक है और व्यावसायिक बैंक है उसके अंदर काम करने वाला होता है। दूसरा है व्यापारिक बैंक लाभ अधिकतमीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। मतलब जितना भी व्यावसायिक बैंक है वो अपना लाभ के लिए काम करता है, जबकि केंद्रीय बैंक देश देश का बैंक है, इसलिए ये कल्याण पर काम करता है। तीसरा अंतर है व्यापारिक बैंक साख निर्माण के माध्यम से साख के प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब व्यापारिक बैंक है सो साख का विस्तार या संकुचन जो करना होता है वो क्या करता है, साख का सृजन करता है, मतलब साख पैसा बनाता है। जबकि केंद्रीय बैंक क्या करता है, तो साख को नियंत्रण करता है कि ज़्यादा पैसा ना बन जाए, कम पैसा ना रहे अर्थव्यवस्था में, तो वो चीज़ को वो नियंत्रित करता है केंद्रीय बैंक। चौथा अंतर है व्यापारिक बैंक समान जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं, जबकि व्यक्तियों तथा परिवारों को ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं करता। मतलब व्यापारिक बैंक में आम आदमी अपना खाता खुलाकर पैसा जमा निकाल सकता है, जबकि केंद्रीय बैंक से लेन देन केवल सरकार कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता है। पांचवा है केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। छठा अंतर है केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, व्यापारिक बैंकों के पास ऐसा अधिकार नहीं है। मतलब पैसा बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को होता है, व्यापारिक बैंक को नहीं होता है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक मामलों में सरकार का सलाहकार है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस में संबंध की व्याख्या करें। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है कि मान लीजिए आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। कहने मतलब है आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में 3 रुपया खा गए, तो ये क्या हुआ, उपभोग मतलब आय और उपभोग का अगर हम लोग संबंध निकालेंगे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में शामिल हो जाएगा। और 7 रुपया जो बचा लिए तो आय और बचत को अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे या परिवर्तन की दर को निकालेंगे तो वो बचत फलन कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ किताबी भाषा में देख लेते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के संबंध को निम्नलिखित समीकरण की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। तो एमपीसी का फॉर्मूला आपका होता है एमपीसी बराबर डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बट्टा डेल्टा वाई। अब हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर सी डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है, ये फॉर्मूला है। ये आपका इस तरह का फॉर्मूला होता है, एक होता है y बराबर सी प्लस आई और एक होता है y बराबर सी प्लस एस। तो ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ये लागू किया गया है यहाँ। अब चूंकि सीमांत पर बात हो रहा है इसलिए इसमें डेल्टा लगा हुआ है, मतलब परिवर्तन की दर लगाया गया है। अब एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर हम लोग लिखेंगे, ये फॉर्मूला है एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एम पी सी का मान कितना है, तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई है, तो एम पी सी की जगह हम लोग बैठा दिए, इस प्लस का प्लस यहाँ लगा दिए, और एम पी एस का मान है यहाँ पर, ये यहाँ बैठा दिए। अब दोनों का यहाँ एलसीएम लेंगे तो डेल्टा वाई हो जाएगा, और इसको इसमें भागा देंगे, 1 आएगा, 1 को सी डेल्टा सी से गुना करें तो यहाँ डेल्टा सी लिखा जाएगा, फिर प्लस डेल्टा एस लिखा जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस मेरा कितना है, डेल्टा वाई है, तो इसके जगह पर हम लोग डेल्टा वाई बैठा देंगे, और नीचे डेल्टा वाई ऑटोमेटिक यहाँ है तो ये कट के बचा 1, इसलिए एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एम पी सी अगर हमको निकालना है तो 1 माइनस एम पी एस हो जाएगा, और एम पी एस निकालना है तो 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा। समीकरण से स्पष्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होता है। एमपीएस तथा एमपीसी के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आय के दो मुख्य कार्य हैं, उपभोग तथा बचत। उपभोग और बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं। करने वाला है y बराबर सी प्लस एस होता है, मतलब उपभोग और बचत को हम लोग जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगा। अगला है राजस्व व्यय क्या है। तो राजस्व व्यय सरकार द्वारा की गई वह व्यय होता है जिससे न तो सरकार की परिसंपत्ति का सृजन होता है, न ही सरकार की उत्तरदायित्व कम होती है। आठवां है प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जेसीईआरटी ने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो सारा आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है।
पहला है बाजार कीमत एवं समान कीमत में अंतर कीजिए। तो बाजार मूल्य और समान मूल्य में अंतर क्या है? तो पहला है बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है जबकि समान मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है जबकि समान मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। बाजार मूल्य तथा पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है जबकि समान मूल्य मांग तथा पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। बाजार मूल्य पर पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव रहता है जबकि समान मूल्य में मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव रहता है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। अब हम लोग सीधे इसका मूल्य निर्धारण जाते हैं। तो मूल्य कैसे निर्धारित होता है पूर्ण प्रतियोगिता? जिस बिंदु पर मांग, ये मांग है और ये है आपका पूर्ति, तो जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है वहीं पर मूल्य का निर्धारण हो जाता है और उत्पादन की मात्रा होती है। मतलब मांग और पूर्ति जहां मिलता है वहीं पर संतुलन होगा और वहीं से मूल्य का पता चलता है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है मूल्य वहीं निर्धारित तो होता है, मूल्य प्रायः स्थिर रहता है। तो यहाँ आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये मांग का रेखा, ये पूर्ति का रेखा, दोनों कट गया, यहाँ ई नाम दे देंगे तो मूल्य हो जाएगा ओपी और मात्रा हो जाएगा ओक्यू। अब हम लोग इसको गणितीय रूप में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी बराबर, मांग का फॉर्मूला होता है डी बराबर अल्फा प्लस एपी, आपूर्ति का फॉर्मूला होता है बीटा प्लस बीपी। सॉरी यहाँ पर सॉरी इसलिए कि थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। डी बराबर अल्फा माइनस एपी हो जाएगा फॉर्मूला और पूर्ति का फॉर्मूला होगा एस बराबर बीटा प्लस बीपी। अब बोलिएगा यहाँ माइनस क्यों लगाए सर? पहले तो आप प्लस लगा दिए थे। तो यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि मांग, ये मांग और मूल्य में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है, जिसलिए यहाँ नेगेटिव लग गया। विपरीत संबंध मतलब मांग की रेखा आप देख सकते हैं नीचे दाहिनी ओर गिर रही, ऋणात्मक ढाल वाली है, इसीलिए यहाँ माइनस लग गया। ए जो है वो ढाल को बताता है, इसलिए यहाँ माइनस ए लगा। और ये जो बी है वो प्लस में है, इसका मतलब पूर्ति की रेखा क्या होती है? धनात्मक होती है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए यहाँ प्लस बी लगा। अब मूल्य कैसे निर्धारित होगा? तो जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो तो पूर्ति बराबर मांग कर देंगे, मतलब एस बराबर डी कर देंगे। तो एस का मान कितना है? तो बीटा प्लस बीपी है और डी बराबर, यहाँ बराबर दे दिया, डी का मान कितना है? अल्फा माइनस एपी है। अब हमको P का मान निकालना है तो आपका हो जाएगा, ये P को पहले लिखेंगे BP, फिर ये उठ के बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस AP बराबर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से क्या करेंगे? BP प्लस AP में से P कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा B प्लस A बराबर अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर P का मान अगर हमको निकालना है तो यहाँ बराबर है, तो ये कहाँ आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा के नीचे आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ जैसे P का मान निकालना है आपको, तो ये यहाँ कहाँ आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर अल्फा माइनस बीटा बटा B प्लस A। तो इस तरह आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। हम वहाँ थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन उलझा जाता है, इसीलिए इसको यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये जो P बराबर अल्फा माइनस बीटा बटा B प्लस A जो आया, यही निर्धारित मूल्य है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है। तो यहाँ पर आइटम दिया हुआ है, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य दिया हुआ है 250 करोड़, अप्रत्यक्ष कर 40 है, निश्चित करों का उपभोग 50 है और उत्पादन का मूल्य है 700। इस क्वेश्चन पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो आपको यहाँ पर आपको निकालना है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा, GDPFC बराबर होता है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ बैठाएंगे। सबसे पहले क्या है? उत्पादन का मूल्य कितना है? तो उत्पादन का मूल्य आपका 700 है, तो 700 यहाँ लिख दिए। फिर माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य कितना दिया हुआ है? 250, तो माइनस 250 लिख दिए। फिर है माइनस अप्रत्यक्ष कर कितना दिया हुआ है? 40, तो माइनस 40 लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 410। तो GDPFC, FC मतलब हो गया साधन लागत, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा? 410 करोड़ रुपए। अब अगला है, दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बताएं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो एक मान लीजिए पहला है मतलब दूसरा है फर्म, पहला है आपका परिवार, ये हुआ दो क्षेत्र, परिवार और फर्म।
परिवार के पास क्या है तो साधन है, भूमि श्रम पूंजी प्रबंध, ये सभी इसके पास है, परिवार पास ये फर्म को देता है। फर्म बदले में इसको भुगतान करता है, भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में और साहसी को लाभ मिलता है इस रूप में। इसके बाद फर्म क्या करता है कि साधनों का उपयोग करके उत्पादन करता है और उत्पादन को बेचता है परिवार वाला को। तो अब उत्पादन जो है ये इसके पास आ गया, मान लीजिए जूता बनाया, जूता बना के परिवार वाला को बेच दिया, तो बदले में परिवार वाला क्या करता है उसको भुगतान करता है। तो इस तरह दोनों के बीच आय घूमते रहता है, तो ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो अब हम लोग किताबी भाषा देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में भौतिक संसाधनों तथा मौद्रिक साधनों का प्रवाह उत्पादक फर्मों तथा परिवार के बीच किस प्रकार होता है, इसे दर्शाने वाले वृत्त को आय का वृत्ताकार अथवा आय का चक्राकार प्रवाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों की पारस्परिक निर्भरता का चित्रांकन को आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के दो स्तंभ होते हैं, उपभोक्ता वर्ग और उत्पादक वर्ग। दोनों को आय सृजन की प्रक्रिया में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर उत्पादन इकाई आय अर्जित करती है तथा दूसरी ओर उसका उपभोग तथा निवेश पर व्यय करती है। इस प्रकार गृहस्थ को अपने साधन सेवाओं के बदले आय प्राप्त होती है। उसका प्रयोग वे उन वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने में करते हैं जिनका उत्पादन फर्मों द्वारा किया गया। इसी प्रकार फर्म को अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसका प्रयोग उत्पादन संबंधी विभिन्न खर्चों मतलब मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आय का प्रवाह उत्पादक वर्ग से उपभोक्ता वर्ग तथा उपभोक्ता वर्ग से उत्पादक वर्ग की ओर होता है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार तथा शेष विश्व का अस्तित्व नहीं होता है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। तो यहाँ जो मैंने समझाया वही है, यहाँ परिवार, ये है फर्म, ये इसको साधन, ये तीर जिधर लगा रहेगा मैं उसके पास गया, तो ये इसको साधन दिया, क्या, भूमि श्रम पूंजी और उद्यम दिया, तो बदले में ये क्या करेगा, इसका भुगतान कर देगा परिवार को, तो साधन भुगतान कर दिया। अब ये उत्पादन करेगा और वास्तविक उपभोग और वस्तु का सेवा इसको देगा उत्पादन करके, बदले में ये इसको भुगतान करेगा, तो इसके दोनों के बीच आय घूमते रहेगा। अगला है केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। तो केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्य काम है, तो पहला काम है मुद्रा जारी करना। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या करता है, तो मुद्रा जारी करता है, पैसा छापने का अधिकार केंद्रीय बैंक को है। दूसरा है सरकार का बैंक। तो ये मुख्य रूप से सरकार का बैंक होता है, इसे सरकार ही लेन देन कर सकता है, इसमें आम आदमी लेन देन नहीं कर सकता। देखिए जो लिखा हुआ है उसको आप लोग उतार लीजिएगा, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आप समझा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तीसरा है बैंकों का बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक जो होता है सब बैंक का हेड होता है, मालिक होता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। चौथा है बैंकों का निरीक्षण, मतलब व्यावसायिक बैंक ठीक से काम कर रहा है नहीं, साख का क्या विस्तार कर रहा है, संकुचन करना है, क्या करना है, बैंक का निरीक्षण, उसका डाटा सब सही है, गरीब को ऋण दे रहा है कि नहीं, सभी तरह के निरीक्षण का काम ये करता है। और निरीक्षण में से यहाँ कह सकते हैं मुख्य काम है कि व्यवसायिक बैंकों को लाइसेंस जारी करने का काम करता है। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं खुलवा कर उनका विस्तार करने का काम करता है। फिर वाणिज्य बैंकों का विलयन का काम करता है और बैंकों का परिसमापन करता है। और पांचवा इसका है अंतिम ऋणदाता, मतलब अगर व्यावसायिक बैंक के पास पैसा खत्म हो गया तो वो पैसा है उधार किससे लेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मतलब केंद्रीय बैंक से लेगा, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता माना जाता है। छठा है देश के विदेशी मुद्रा को उसका संरक्षक करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और अन्य कार्य भी करता है, जिसमें अन्य कार्य में कृषि वित्त है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेना है, मुद्रा तथा बिल बाजार है, फटे पुराने नोट को वापस लेना, ये सभी काम करता है। उसके बाद है सकल मांग एवं सकल पूर्ति द्वारा आय एवं रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखाचित्र द्वारा वर्णन करें। तो सकल मांग को हम लोग एडी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, और सकल पूर्ति को एएस बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो आय के जिस स्तर पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होती है उस आय को संतुलन आय कहते हैं। कहने मतलब है ये है आपका एडी और ये है आपका एएस, जहां दोनों बराबर हो जाए। यहाँ मान लीजिए अगर बराबर है एएस तो यहाँ पर संतुलन बिंदु होगा और ये संतुलन आय कहलाएगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि कुल पूर्ति बराबर आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, मतलब एएस बराबर वाई बराबर सी प्लस एस होता है।
और AD बराबर C प्लस I होता है। अब दोनों को संतुलन को मिला देंगे तो AS बराबर AD, ये संतुलन का फॉर्मूला है जहां दोनों बराबर होगा। तो AS का मान कितना होता है, तो AS का मान आप यहाँ देख सकते हैं C प्लस S होता है, और AD का मान क्या होता है, तो C प्लस I होता है। C कट गया तो S बराबर I, मतलब संतुलन कहाँ होगा, तो S बराबर जहाँ I होगा। इस प्रकार AS और AD की समानता में ही S बराबर I की समानता निहित है। यहाँ S मतलब हो गया बचत, I मतलब हो गया विनियोग। इस प्रकार S और I की समानता में ही AS और AD की समानता निहित है। मतलब AD बराबर AS कब होगा, जब S बराबर I होगा, और S बराबर I कब होगा, जब AD बराबर AS होगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे में समाहित है। यहाँ हम लोग चित्र को देख सकते हैं, ये है आपका AS का रेखा, ये है आपका AD का रेखा, दोनों Q बिंदु पर कट रहे हैं, मतलब यहाँ संतुलन I निर्धारण होगा। और यहाँ जहाँ बराबर हो रहा है वहीं पर देख सकते हैं ये I का रेखा है और ये है आपका S का रेखा, जो Q बिंदु पर बराबर हो रहे हैं। तो जहाँ दोनों AD और AS बराबर होगा वहीं पर I बराबर S भी होगा। तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब नीचे लिखा है चित्र में Q बिंदु पर संतुलन हो रहा है जहां नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर रहता है। आय, उत्पादन, रोजगार OL निर्धारित होगा, मतलब कितना निर्धारित होगा, OL मतलब यहां तक निर्धारित होगा। इसको हम लोग टेबल में भी देख सकते हैं तालिका द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं, ये है आपका I जो होता है Y बराबर C प्लस I और Y बराबर C प्लस S होता है। ये उपभोग है, ये बचत है, ये निवेश है। उपभोग को C बोलेंगे, S है तो बचत हो गया, ये निवेश हो गया। तो सबसे पहले I है 0। अब I जब आपका 0 रहे तो भी आपको उपभोग पर खर्चा करना होगा, मतलब खाने पीने पर खर्चा करना होगा, जिंदा रहने के लिए उपभोग करना ही होगा, चाहे आप कमाइए चाहे मत कमाइए। तो इसलिए 0 पर उपभोग कितना है, 50। बचत क्या है, -50 है, मतलब ये माइनस में इसलिए कहा है कि आप उपभोग पर खर्चा कर दिए हैं 50, इसलिए ये माइनस में हो गया। फिर है अगर आय आपका 100 है तो उपभोग 100, बचत कुछ नहीं। 200 आय पर आपका 150, उपभोग पर 50 रुपया बचत। फिर आपका इसी तरह क्या हो रहा है, उपभोग जैसे जैसे आय बढ़ रहा है उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आपका आय बढ़ रहा है उस हिसाब से उपभोग नहीं बढ़ रहा है। ये सिद्धांत को केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं, क्योंकि आदमी जब कमाता नहीं है ना तो उपभोग पर खर्चा करता है, और जब कमाने लगता है तो बहुत सारा पैसा बचाने भी लगता है और उपभोग पर खर्चा कम करने लगता है। तो ये स्थिति को आप लोग देख सकते हैं। तो संतुलन कहाँ हो रहा है, जहाँ y बराबर S हो। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि S बराबर I कहाँ हो रहा है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं I बराबर S यहाँ पर हो रहा है, मतलब 300 जब I रहेगा तो यहाँ पर बचत और उपभोग आपस में बराबर है, तो I आपका 300, यहाँ पर दोनों बराबर है, I बराबर S। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रत्यक्ष कर को हम बता देते हैं, जिस पर सरकार टैक्स लगाता है वही टैक्स को भुगतान करता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। और अप्रत्यक्ष कर कहलाता है जिस पर सरकार टैक्स लगाएगा वो टैक्स को दूसरा पर टाल देगा, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब इसका अंतर को हम लोग देख सकते हैं। यह कर प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है या भुगतान करना पड़ता है जिस पर कर सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि यह कर उन व्यक्तियों द्वारा नहीं भुगतान करना पड़ता है जिस पर यह कर सरकार द्वारा लगाया जाता है, बल्कि वह दूसरों पर टाल देता है। दूसरा अंतर है आय कर, संपत्ति कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि बिक्री कर, वस्तुएं सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या हुआ कि बाजार में यदि आप तेल खरीद रहे हैं तो तेल का दाम में टैक्स जोड़ा हुआ रहता है। सरकार है सो तेल उत्पादक पर टैक्स लगाया है, लेकिन वो टैक्स को ना देकर जो खरीदेगा तेल को उस पर टाल देता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर है तीसरा, इसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को दूसरों पर टाला जाता है। फिर इसमें कर भार एवं कर दबाव दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है, और इसमें कर भार एवं कर दबाव दोनों अलग अलग व्यक्ति पर होता है। कर भार मतलब होता है जिस पर टैक्स लगा है वही भार वहन कर रहा है, और कर दबाव मतलब वो किसी पर टाल नहीं सकता, मतलब दोनों उसी पर होगा। और इसमें क्या होगा, कर भार मतलब जिस पर भार दिया गया वो भार किसी दूसरों को दे दिया है, तो इसमें दोनों अलग अलग होता है। आठवां है संतुलित बजट असंतुलित बजट घाटे के बजट की व्याख्या करें। तो संतुलित बजट क्या है, तो संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार का संभावित आय और नियोजित व्यय दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब आमदनी और खर्चा दोनों बराबर हो, वो संतुलित बजट कहलाएगा। संतुलित बजट का फॉर्मूला होगा सरकार का संभावित आय बराबर सरकार का नियोजित व्यय।
असंतुलित बजट। तो असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार का नियोजित व्यय संभावित आय बराबर नहीं होता, या निम्न पर दो प्रकार के घाटे का बजट और बजट अधिक। मतलब असंतुलित बजट क्या हो जाएगा कि आपका खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम हो जाएगा, तो वो असंतुलित बजट कहलाएगा। तो घाटे का बजट, तो पहला भाग घाटे का बजट, तो यह वह बजट है जिसमें सरकार का नियोजित व्यय संभावित आय से अधिक होता है। घाटे के बजट में क्या होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इसको व्यवस्था करके खर्चा को करना पड़ता है, इसलिए इसको घाटे का बजट कहा जाता है। घाटे का बजट का फॉर्मूला है नियोजित व्यय अधिक होगा संभावित आय से। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।